जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी का जो पहला पाठ है मित्रता, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया है, उस मित्रता पाठ का हम बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हुए हैं। क्योंकि अब बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाने लगा है और ये बहुत ही बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और ये नंबर छोड़ के चले जाते हैं। और जब ये नंबर छोड़ के चले जाते हैं तो उन्हीं के जब रिजल्ट आता है तो नंबर कम आता है। तो इससे समझ लीजिए, इस पाठ से दो प्रश्न तो कन्फर्म बनना तय है। समझ लीजिए, मित्रता पाठ से बहुविकल्पी में ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बड़े ध्यानपूर्वक देखिए और हम तो यही कहेंगे कि अभी से इसको आप लोग याद करना स्टार्ट कर दें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो याद करने में। तो इसमें 16 प्रश्न हैं टोटल, हम उसको देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1884 ईस्वी में, यानी इसका पहला सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम। कौन सा है? अगोना। देखिए इसमें कितना भ्रमित करने वाला है कि अगोना जिले के बस्ती ग्राम। भाई जो गांव है वो बस्ती थोड़ी नहीं है, गांव तो अगोना है, ग्राम यानी गांव, ठीक। जिला तो उनका बस्ती है, लेकिन यहाँ देखिए बस्ती जिले का शिवपुर गांव। अब यहाँ बच्चे गड़बड़ी करते हैं, बस्ती देखें बस मार दिए सही, लेकिन ये गलत हुआ। अगोना जिले का बस्तर गांव, ये भी मिलता जुलता, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मिल जाएगा। अगोना जिले का बस्ती ग्राम, ये बच्चे बस मारते नहीं। आपको देखना है कि बस्ती जो जिला है, जिला पहले आएगा, ठीक। तो बस्ती जिले का अगोना ग्राम। अब यहाँ पर अगोना ग्राम का बस्ती जिला, ये भी नहीं होगा ना। तो बस्ती जिले का अगोना ग्राम, ये आपको देखना ही देखना है। इतना भी हड़बड़ी में, इतना भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना है कि आपको आता हुआ प्रश्न आपको गलत हो जाए या छोड़ के चलाएं, फिर बाद में यहाँ मिलाएं तो आपको लगे यार ये तो आ रहा था, गड़बड़ कर दिया ना। तीसरा देखते हैं, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आचार्य चिंतामणि जो है ये निबंध संग्रह है, यानी निबंध है। यहाँ पर एक प्रश्न और है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध बताइए, तो यहाँ पर चिंतामणि आप कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है चिंतामणि, ठीक। तो चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य इतिहास ये पूछता है, ये पूछा है कई बार, तो ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन हैं? ये चौथा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य जगत में आलोचना के सम्राट कहे जाते हैं। भाई ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आलोचना है, आलोचना के सम्राट कहे जाते हैं, ये भी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना के सम्राट कौन कहे जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए यहाँ पर संगीत का गुप्त प्रभाव भारी पड़ता है, ये आप देखिए ये। अच्छा, ये सब तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड हैं तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आती है कि संगत का गुप्त प्रभाव भारी पड़ता है, यानी संगत का जो असर होता है वो किस पर भारी पड़ता है सबसे ज़्यादा, बताइए। आचरण पर पड़ता है, ठीक। यानी आचरण जो होता है आपका वो सही है तो सब सही है। आचरण से ही आपके कार्य देखे जाएंगे, आपके व्यवहार देखे जाएंगे, और उसी आचरण से आपके जीवन पर होने वाले प्रभाव, आपके जीवन पर होने वाली उन्नतियां, आपके जीवन का जो विकास होगा, इसी आचरण पर डिपेंड होता है। तो संगत का असर किस पे पड़ता है? आचरण पर पड़ता है। आचरण सही है, आचरण आपका अच्छा है, आचरण तो आपका जो जीवन है, कार्य है, व्यवहार है, सब अच्छा है। आचरण ही गलत है तो फिर जीवन गलत, व्यवहार गलत। फिर चूँकि आचरण जिसका गलत है उसका व्यवहार भी गलत है, व्यवहार सही नहीं हो सकता, और जब आचरण नहीं सही है तो कार्य भी सही नहीं हो सकता। तो इस संगत का गुप्त प्रभाव, यानी संगत का असर किस पे पड़ता है? उस पे आचरण पड़ता है। अब 7वां प्रश्न देखते हैं, उत्तम से उत्तम यानी अच्छे से भी अच्छा
वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। मतलब जो वैद्य होता है, वैद्य यानी आज अगर आप कहें तो डॉक्टर जी कहते हैं ना, जो दवा वगैरह देते हैं और क्या कहते हैं जो हमारे इलाज करते हैं, यानी हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई कष्ट परेशानी, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं, तो उन्हीं को वैद्य कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि उत्तम से उत्तम यानी अच्छा से अच्छा वैद्य, यानी जो वैद्य तो हो लेकिन अच्छा हो, प्लस अच्छे से अच्छा हो, अच्छा से अच्छा वैद्य की सी निपुणता, उनकी जैसी निपुणता यानी अच्छाई की परख होती है। कैसे होती है अब आप बताइए। मित्रता में, सच्ची मित्रता में, ममता में, व्यवहार में, किस में होती है? ये होगी सच्ची मित्रता। यानी जो सच्चा मित्र होगा वो हर हाल में आपको अच्छा ही सीख देगा, आपको बुरे मार्ग पर, कुमार्ग पर या गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। सच्ची मित्रता में धैर्य और कोमलता होती है, माँ के समान, पिता के समान, भाई के समान और बहन के समान। बताइए, ये होगी माँ के समान। अगर आपकी सच्ची मित्रता है तो जिस प्रकार माँ होती है, तो क्या होता है कि आप कुछ भी करते हैं, गलत करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको समझाया जाता है, मतलब आपका साथ नहीं छोड़ा जाता, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दिया जाता, लेकिन आपको समझाया जाता है। आपको डांटा तो जाता है कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः वो डांट परेशानी आपकी भूल कर पुनः आपको उसी तरीके से मान सम्मान दिया जाता है। तो सच्ची मित्रता भी उसी समान है, माँ के समान। अब देखिए 9वां, जीवन की एक औषधि है माँ, मित्र, विश्वास पात्र मित्र और विश्वास पात्र भाई। जीवन की औषधि क्या है? ये होती है विश्वास पात्र मित्र। क्योंकि जो विश्वास, क्योंकि विश्वास वैसे भी ये तो किताबों की बात है कि भाई विश्वास मित्र पे करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा करते हैं, देखिए एक बात यहाँ पर आपको व्यवहारिक पता होनी चाहिए कि जो बात आप खुद नहीं छिपा पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत गहरी बात आ गई, बहुत इम्पोर्टेंट बात है किसी के प्रति या हमारे प्रति, तो अगर उस बात को मैं नहीं छिपा पा रहा हूँ, मैंने अपने मित्र को बता दिया या मैंने अपने किसी सगे संबंधी को बता दिया, तो जब मैं यार नहीं छिपा पा रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि आपने जिसको बताया वो कैसे छिपा लेगा। तो ये सब बातें होती हैं और ज़्यादातर लोग ये करते हैं ना कि जब तक आपकी मित्रता है, जब तक आपका संबंध ठीक ठाक है, तब तक तो आपकी बात छिपा कर रख रहे हैं, लेकिन जैसे उनसे आपका संबंध बिगड़ा, क्या किए, बस आपकी जितनी भी मतलब बातें हैं वो इधर उधर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब विश्वास इसीलिए किसी पर नहीं करना चाहिए, किसी पर तो किसी पर नहीं, क्योंकि एक समय के बाद सब कोई क्या कहते हैं, सब किसी का एक विश्वास पात्र साथी हो जाता है, तो लोग उनसे किसी से शेयर करे या ना करे, उस व्यक्ति से शेयर जरूर करते हैं। तो जीवन की एक औषध क्या है? विश्वास पात्र मित्र। ये इसका हो जाएगा तीसरा। सच्चे पद प्रदर्शन के समान होना चाहिए, यानी सच्चा पद यानी रास्ता प्रदर्शन यानी दिखाने वाला हो, जो हमें सच्चे मार्ग पर ले चलने वाला हो, उसके समान कौन होना चाहिए? पड़ोसी, पिता, मित्र, छोटा भाई। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए? ये होगा मित्र। यानी मित्र हमें ऐसा होना चाहिए जो हमें, चूँकि मित्र जो है हमारे साथ रहेगा, हम बाहर जाएंगे, घर जाएंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ने जाएंगे तो हमारे साथ रहेगा, तो वही कहते हैं सच्चे, वो हमारे, जब तक हमें सच्चा पद प्रदर्शन वाला मित्र नहीं मिल जाता तब तक हमारा मित्र किसी काम का नहीं। चिंताशील मनुष्य साथ ढूंढता है, किसका ढूंढता है? प्रफुल्लित चित्त का, चिंतनशील का, मूर्ख का, धनी का। किसका ढूंढेगा? ये ढूंढेगा, चिंताशील मनुष्य साथ ढूंढता है, किसका ढूंढता है? ये ढूंढेगा प्रफुल्लित चित्त का। आगे देखते हैं सबसे भयानक ज्वार क्या होता है। ज्वार को आप बीमारी कह सकते हैं, अपने शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो बीमारी कह सकते हैं। तो सबसे भयानक बीमारी क्या होती है, यानी जिससे आप उबर नहीं सकते? बताइए। सबसे भयानक होता है कुसंग। क्या होता है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये कई बार पूछता है। सबसे भयानक ज्वर किसका ज्वर होता है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है क्या? बुरे लोगों की संगत, प्रेम, भक्ति भाव, अच्छे लोगों की संगत। अगर आप अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, अर्थात अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या ज़रूरी है, मतलब आप किन के साथ रह जाएंगे तो आप भगवान से यानी भक्ति करने लगेंगे? बुरे लोगों के साथ रहेंगे भाई नहीं कर पाएंगे। प्रेम करेंगे
तो भाई संभव है भक्ति भाव से, अच्छे लोगों की संगत से। तो आप बताइए किसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक क्या है? अध्यात्म यानी भक्ति से लिया गया, तो यहाँ पर भक्ति भाव हो जाएगी। ठीक है, अध्यात्मिक जो है वो भक्ति से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भक्ति भाव हो जाएगी। तो ये तो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति आती है विवेक उत्पन्न होने पर, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में विवेक नष्ट होने पर। ये तो अपने से बताइए आप लोग किससे आती है? विवेक उत्पन्न होने पर कि किशोरावस्था में? कब आएगी? ये आएगी विवेक उत्पन्न अच्छा होने पर। विवेक का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जो विवेक होता है उसी के आधार पर मनुष्य अच्छा बुरा का, अच्छे कर्म का, बुरे कर्म का, अच्छा मनुष्य का, बुरे मनुष्य का जो है ना, खुद एक बिना बताए। जैसे मान लीजिए कोई भी गलत काम है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें आके कोई बताए भैया तुम जहाँ कदम रख रहे हो उसके नीचे कांटे हैं, वो कीचड़ में रख रहे हो। नहीं, तो हर बार हमें कोई थोड़ी नहीं आके बताने वाला है। तो हमारे पास विवेक जो होगा, हमारे पास जो विवेक होगा उसके माध्यम से हम उस कार्य को पहचान लेंगे। भाई अच्छा है, हमें करना चाहिए कि नहीं कर। जो ऐसे नहीं पहचान चाहते उसे हम विवेकहीन कहते हैं, बुद्धिहीन तो नहीं कह सकते ना। भाई दिमाग तो है ना, थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन विवेक नाम की चीज़ नहीं कहते, नहीं है। वही कहते हैं ना कि विवेक नहीं है। कहा गया कि बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, गोपियाँ ने उद्धव के ये बात कही कि भाई उद्धव तुम्हारे पास विवेक नाम की चीज़ नहीं है। अब उद्धव जैसे इतने महाज्ञानी को गोपियों ने कह दिया कि भाई देखो यार तुम्हारे पास विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो विवेक होना सबसे बड़ी बात होती है। बस 2 और बच्चे हैं। व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था। यानी सामाजिक कब होता है? यानी समाज में उठना बैठना किस अवस्था, समाज में उठना बैठा किस अवस्था से प्रारंभ करता है? ये करता है, बताइए। किशोरावस्था। हाँ, किशोरावस्था से। बाल्यावस्था नहीं करेगा भाई, बालक रहेगा। किशोर उससे बड़ा होगा तब सामाजिक हो जाएगा। युवा पुरुष की मित्रता बालक की मित्रता सी होती है। मतलब जो युवा पुरुष होता है उसको समझ नहीं आता कोई चीज़, जैसे बालक को नहीं समझ आता। तो क्या होता है? दृढ़ और गंभीर होती है कि अच्छी होती है, घनिष्ठ होती है? अच्छी और घनिष्ठ होती है। क्या हो जाती है? दृढ़ और गंभीर होती है। युवा पुरुष की मित्रता बालक की मित्रता से होती है, और कैसे होती है? दृढ़ और गंभीर हो जाती है। तो ये था मित्रता पाठ से बहुविकल्पी प्रश्न। तो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में।